टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। आज के टुडे करंट अफेयर्स के अंतर्गत देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसमें देखते हैं 20 अप्रैल 2023 और 21 अप्रैल 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो इसमें है पहला, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का दावा, सर्वाधिक आबादी वाला देश बना भारत चीन को पीछे छोड़ा। 142.86 करोड़ होगी आबादी 2023 के मध्य तक। कहने का आशय ये हुआ कि जो भारत की आबादी 2023 के मध्य तक होगी वह 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख होगी, और इस दौरान जो होगा भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा और चीन जो होगा दूसरे स्थान पर हो जाएगा। ऐसा दावा है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का, यानी यूएनओ की रिपोर्ट का। इसमें देखते हैं औसत उम्र, अगर जन्म 2023 में हुआ है तो इसमें जो पुरुष होंगे 71 वर्ष के होंगे, यानी पुरुषों की जो औसत उम्र होगी वो 71 वर्ष की होगी, और महिलाओं की जो औसत आयु होगी वो 74 वर्ष होगी। इसमें देखते हैं भारत अब सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की आबादी 142.86 करोड़ और चीन की आबादी 142.57 करोड़ हो गई है। कहने का सही हुआ कि जो भारत की आबादी है वो चीन से लगभग 30 लाख ज़्यादा हो गई है। भारत की आबादी जो है 142.86 करोड़ है, और इसी दौरान चीन की जो आबादी 142.57 करोड़ है, यानी भारत की आबादी जो है वो चीन से लगभग 30 लाख ज़्यादा हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 25% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की है, 18% आबादी 10 से 19 आयु वर्ग की है, 26% आबादी 10 से 24 आयु वर्ग की है, और 15 से 64 आयु वर्ग की आबादी 68% है। यानी सर्वाधिक आबादी देखें तो 15 से 64 वर्ष जो कार्यशील जनसंख्या है, यानी कार्यशील जो पॉपुलेशन है वो भारत में सर्वाधिक, यानी 68% जो है भारत में कार्यशील जनसंख्या, अर्थात उसकी आबादी 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की आबादी 68% है। और दूसरे नंबर पर आबादी देखें तो वह 10 से 24 आयु वर्ग की आबादी है, वह 26% आबादी है। इसके बाद जो है 25% आबादी जो है 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की है, और 18% जो है वह 10 से 19 आयु वर्ग की आबादी है। और इसमें देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की हैसियत गंवाने के बाद चीन ने कहा जनसंख्या के फायदे संख्या पर नहीं गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं, जैसे आबादी अहम है वैसे ही प्रतिभा भी है। यानी ये चीन का कहना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की हैसियत गंवाने के बाद चीन ने कहा जनसंख्या के फायदे संख्या पर नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जनसंख्या के फायदे संख्या पर नहीं गुणवत्ता पर निर्भर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। जैसे आबादी अहम है वैसे प्रतिभा भी अहम है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आबादी जैसे अहम है वैसे प्रतिभा भी अहम है। यह दृष्टिकोण भारत को भी अपनाना होगा विकसित देश बनने के लिए। और इसको विस्तार से देखें तो भारत एट 142.86 करोड़, चुनौतियों से भरा भविष्य, नए अवसरों की संभावनाएं, काम करने वालों की बड़ी आबादी, अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत, स्थानीय उपभोग बढ़ाने से अर्थव्यवस्था की भारी झटके सहने की क्षमता होगी बेहतर। इसमें देखते हैं भारत विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में दावा किया गया बुधवार मीन्स 19 अप्रैल 2023 को संगठन ने डैशबोर्ड के अनुसार भारतीयों की आबादी 142.86 करोड़ और चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इन दोनों से बहुत पीछे 34 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत की आबादी का बड़ा हिस्सा युवाओं का होगा, जो लंबी अवधि में हितकारी माना जा रहा है। बड़ा युवा वर्ग न केवल कामकाजी वर्ग के रूप में बल्कि एक बड़े उपभोक्ता वर्ग के रूप में भी देखा जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश में कामकाजी आबादी 97 करोड़ के करीब है। इसे अच्छा संकेत माना जा रहा है। बड़ी आबादी में समृद्धि बढ़ाने से स्थानीय उपभोग बढ़ेगा, यह अर्थव्यवस्था को भारी झटकों को सहने की क्षमता देगा। समृद्ध आबादी के ज़्यादा उपयोग से नए अवसर ही पैदा होंगे। संयुक्त राष्ट्र के फरवरी 2023 के डाटा के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञों ने दावा किया था कि अप्रैल 2023 में भारत आबादी में चीन को पीछे छोड़ देगा। हालांकि इसकी कोई निश्चित तारीख रिपोर्ट में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का कहना है कि चीन व भारत से मिले डाटा की अनिश्चितता से तारीख बताना संभव नहीं है। भारत में 2021 के बाद अगली जनगणना लंबित है। वर्ष 2050 तक 8 देशों में दुनिया की 50% आबादी। रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2050 तक भारत पाकिस्तान, यानी इसमें इंपॉर्टेंट है, भारत पाकिस्तान, कांगो, मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया, फिलिस्तीन व तंजानिया में दुनिया के 50% नागरिक रह रहे होंगे। रोचक ढंग से चीन इन 8 देशों में नहीं है। अजरबैजान में 100 लड़कियों पर 113 लड़कों और चीन में 112 लड़कों का जन्म यहाँ की आबादी में बड़े पैमाने पर बढ़ती लैंगिक असमानता बताता है। वैश्विक औसत 100 लड़कियों पर 106 लड़कों का जन्म है। यानी जो वैश्विक औसत देखें तो 100 लड़कियों पर 106 लड़कों का जन्म है। बीते 3 दशकों में जिन 12 देशों में यह अनुपात ज़्यादा बिगड़ा उसमें भारत भी शामिल है। भारत की आबादी दुगनी होने 75 वर्ष लगे हैं, विश्व को भी 76 वर्ष ही लगे हैं। यानी देश की जनसंख्या वृद्धि दर वैश्विक औसत के करीब रही है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देखें तो बढ़ती आबादी से चिंतित भारतीय, इसमें जो है 63% भारतीयों ने उठाए सवाल। रिपोर्ट में 1007 भारतीयों सहित करीब 7.8 हज़ार लोगों पर किए गए सर्वे के हवाले से कहा गया कि 63% भारतीयों में बढ़ती जनसंख्या की चिंताएं घर कर चुकी हैं। इसकी वजह से कई आर्थिक मसले खड़े होते देख रहे हैं। आर्थिक के साथ साथ भारतीयों को पर्यावरण, मानवाधिकार, यौन अधिकार व प्रजनन स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव नजर आ रहा है। हालांकि रिपोर्ट में इसमें चिंता न करने की बात कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया 2021 में भारत ने जबरन परिवार नियोजन पर अपना विरोध सामने रखा था। संसद में कहा गया था कि सरकार ऐसी नीतियों का समर्थन नहीं करती क्योंकि इनके नुकसान ही सामने आए हैं। भारत और चीन दोनों देशों में घट रही है आबादी, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल 804.5 करोड़ आबादी में
यानी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की जो आबादी है वर्तमान में वो 8 अरब 4 करोड़ 50 लाख जो है वो वैश्विक या दुनिया की आबादी है, में से एक तिहाई लोग चीन और भारत में रहते हैं। मतलब एक तिहाई 1/3 जो प्रतिशत है वह दो देशों भारत और चीन में रहते हैं। लेकिन अब दोनों देशों ने जनसंख्या वृद्धि को धीमा किया है। चीन में बीते 6 दशकों में पहली बार आबादी घटी है, वहीं भारत में वर्ष 2011 में जनसंख्या की सालाना वृद्धि 1.2% है। इसमें भी कमी दर्ज हुई है। यह आंकड़ा इससे पहले के दशक में 1.7% था। और इसमें देखें तो कौशल विकास समान शिक्षा पर देना होगा, जो इसमें एजेंसी का भारत प्रतिनिधि आंद्रिया वोगलर के अनुसार बड़ी आबादी से डरने की जरूरत नहीं, नागरिकों को अधिकार मिलते रहे तो इसे प्रगति और विकास का चिन्ह मानना चाहिए। आद्रिया के अनुसार सवाल उठाने के बदले 140 करोड़ लोगों को 140 करोड़ अवसरों की तरह देखना चाहिए। इसमें से करीब 25.4 करोड़ लोग 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग में आते हैं। वे इमोशन, नई सोच और लंबे समय तक काम करने वाले समाधान का स्रोत बन सकते हैं। आंद्रिया बताते हैं कि महिलाओं और लड़कियों को समान शिक्षा और कौशल विकास के अवसर और तकनीकी व डिजिटल इनोवेशन तक पहुंच देकर ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। भारतीय संगठन पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की अधिकारी पूनम मुर्तेजा के अनुसार भारत में अपनी आबादी को नियंत्रित रखने में कई सही कदम उठाए हैं। और इसमें देखें तो पाकिस्तान में 35 वर्ष में दुगनी आबादी, 19 साल में यूक्रेन में दुगने हुए। इसको देखते हैं तो यूक्रेन व नाइजर को महज 19, कांगो अंगोला को 23, सोमालिया व जाम्बिया को 25, नाइजीरिया को 29 और पाकिस्तान को महज 35 वर्ष आबादी दुगना करने में लगे हैं। चीन का आंकड़ा रिपोर्ट में नहीं है। 9 साल औसत वृद्धि उम्र, 9 साल वृद्धि औसत उम्र में यानी 76 वर्ष होगी औसत वैश्विक उम्र 2023 में जन्मी महिला की, और 71 वर्ष होगी औसत वैश्विक उम्र 2023 में जन्मे पुरुष की। और इसमें 1990 की तुलना में महिला पुरुष की औसत उम्र में करीब 9 साल की वृद्धि दर्ज की गई। भारत में महिलाओं की औसत उम्र वैश्विक आंकड़े की तुलना में 2 वर्ष कम होगी, पुरुषों की 71 वर्ष ही रहेगी। यानी विश्व में देखें तो दुगना आबादी होने में जो सर्वाधिक कम समय लगा है उसमें यूक्रेन और नाइजर को महज 19 साल में दुगनी आबादी हो गई, पाकिस्तान को दुगना होने में 35 वर्ष का समय लगा है और भारत को दुगना होने में 75 वर्ष लगा है, और विश्व को दुगना होने में भी जो है वह 76 वर्ष लगा है। यानी लगभग जो है भारत की वृद्धि के अनुपात में वैश्विक वृद्धि अनुपात हुई है। इसमें देखिए भारत 26% आबादी 10 से 24 वर्ष के बीच में है। इसमें दिया गया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है आयु वर्ग है 0 से 14 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 10 से 24 वर्ष, 15 से 64 वर्ष, 65 वर्ष से अधिक, और टीआरएफ वो उम्र के अलावा बाकी आंकड़े जो हैं कुल आबादी का फीसदी हैं। तो यहाँ देखते हैं 0 से 14 वर्ष की आबादी जो है विश्व में 25% है, भारत में भी 25% है, चीन में 17% है, पाकिस्तान में 36% है, अमेरिका में 18%, यानी पाकिस्तान में सर्वाधिक है। इसके बाद 10 से 19 वर्ष की आबादी देखें तो विश्व में 16% है, भारत में 18% और चीन में 12%। इसमें भी पाकिस्तान ज़्यादा है, यानी 22% है पाकिस्तान की आबादी 10 से 19 वर्ष आयु बीच में। अमेरिका में 13% है। 10 से 24 वर्ष की देखें तो विश्व में जो है 24% है, भारत में 26% है और चीन में 18% है। इसमें भी पाकिस्तान में 32% आबादी है और अमेरिका में जो है वो 19% है। इसके बाद 15 से 64 वर्ष के बीच में देखें विश्व की आबादी इसमें 65% है, भारत में 68% है, चीन में 69% है, इसमें चीन सर्वाधिक है, पाकिस्तान में 60% है और अमेरिका में 65% है। इसके बाद 65% ऊपर देखें तो विश्व में 10%, भारत में 7%, चीन में जो है वो 14%, पाकिस्तान में 4% और अमेरिका में 18%, यानी इसमें सर्वाधिक देखें तो जो है सर्वाधिक वो आबादी अमेरिका में है 65% से अधिक वाला, और सबसे कम जो है पाकिस्तान में है। और इसमें देखें तो चीन बोला संख्या यानी गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं आबादी के लाभ। दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले देश की हैसियत गंवाने पर चीन ने कहा उसके पास अब भी 90 करोड़ के करीब क्वालिटी कामगार हैं जो उसके विकास को तेजी देते रहेंगे। यूएन रिपोर्ट के बाद प्रक्रिया में चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता वांग बिनविन ने कहा जनसंख्या से मिलने वाले फायदे संख्या अपनी गुणवत्ता पर निर्भर हैं करते हैं, जैसे आबादी महत्वपूर्ण वैसे प्रतिभा भी। वेनविन ने कहा चीन की आबादी 140 करोड़ के करीब है, इसमें कामकाजी उम्र के नागरिकों की संख्या 90 करोड़ के आसपास है। मुश्किलें बच्चों का जन्म घटा, हर तीसरा नागरिक बुजुर्ग। साल 2022 में चीन की आबादी 8.50 लाख घटी, इस साल 9.56 लाख बच्चे पैदा हुए जो 2021 के 10.62 लाख से कम है। प्रति 1000 6.77 बच्चे पैदा हुए, जबकि 2021 में संख्या 7.52 थी। यह चीन की आबादी के नकारात्मक चरण में पहुंचने का संकेत है। वहीं चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार 2020 के आखिर तक देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 26.4 करोड़ नागरिक थे। 2035 तक यह संख्या 40 करोड़ पहुंच जाएगी। यह कुल आबादी का 30% हिस्सा होगी। और इसमें देखें भारत में 18 वर्ष की होने तक 23% लड़कियों की कर दी जाती है शादी। इसमें रिपोर्ट में कहा गया है संयुक्त राष्ट्र की स्टेट ऑफ पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में भारत में महिलाओं को मिल रहे शिक्षा, प्रजनन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, यौन संबंधों, शिक्षा के हालात बताए गए। इसमें से कुछ मामलों जैसे शिक्षा, सेहत की देखभाल, यौन संबंध बनाने में रजामंदी आदि में भारत का प्रदर्शन वैश्विक अवसर से बेहतर रहा है। वहीं कुछ में हमारा देश पीछे भी है। हालांकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट ICPD की इन लक्ष्यों के तहत हालात मापा गया तो कुछ ऐसी तस्वीर बनी। 15 से 19 वर्ष की 1000 में से 11 लड़कियां बनी मां। इसमें है 2006 से 2022 के समय में 23% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की होने तक कर दी गई। इस मामले में वैश्विक औसत 21% मिला। 2020-21 में 15 से 19 वर्ष की आयु की हर 1000 लड़कियों में से 11 लड़कियां मां बनी। कम उम्र में मां बनना लड़कियों व शिशु की सेहत के लिए नुकसानदेह माना जाता है। यह वैश्विक औसत 41 है जो भारत में कहीं खराब रहा। साल 2018 में 18% महिलाओं ने अपनी साथी से बीते 12 महीनों में हिंसा सही, वैश्विक आंकड़ा 13% रहा। प्रजनन स्वास्थ्य 2007 से 2022 के दौरान 83% महिलाओं को यौन संबंध बनाने के निर्णय में शामिल किया गया। यहाँ भारतीय महिलाओं की स्थिति कई देशों की तुलना में कुछ बेहतर रही, लेकिन 17% का निर्णय में शामिल नहीं होना बड़ी संख्या है। 66% महिलाएं अपने यौन व प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार निर्णय लेने में शामिल थी। विश्व में यह आंकड़ा 66% मिला है।
82% अपनी सेहत की देखभाल से जुड़े निर्णय में शामिल हुई, बाकी दुनिया में 75% रहा है। 92% गर्भ निरोधक उपयोग के निर्णय लेने में शामिल रही, दुनिया का औसत 89 यानी भारत से पीछे रहा। शिक्षा में देखें 2010 से 2022 के बीच 86% लड़कियों का नामांकन हुआ, सेकेंडरी से निचले स्तर पर विश्व में औसत 85% मिला। हर एक लड़के पर लड़कियों का अनुपात 1.03 रहा, इस स्तर पर वैश्विक अनुपात एक ही है। 59% का नामांकन 12वीं तक की शिक्षा में हुआ, यहाँ वैश्विक प्रतिशत जो है 67% यानी अधिक रहा है। बाकी विश्व की स्थिति संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नटालिया कानेम के अनुसार ये चिंता की बात है कि 25.7 करोड़ महिलाओं को दुनिया भर में सुरक्षित गर्भ निरोधक साधन हासिल नहीं है। नटालिया ने कहा कि 24% महिलाएं यौन संबंध बनाते समय इनकार नहीं कर सकती, तो वहीं करीब 44% को उनके ही शरीर से जुड़े मामलों में निर्णय शामिल नहीं किया जा रहा है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखें तो भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न रूस व सऊदी अरब जैसे देशों में एक भी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुरून ग्लोबल इंडेक्स 2023 यूनिकॉर्न एवं गजेल की संख्या के लिहाज से भारत तीसरा सबसे बड़ा देश। 68 यूनिकॉर्न जिनका देश में है मुख्यालय, 70 के मुख्यालय विदेश में है। इसको विस्तार से देखते हैं। तो दुनिया में यूनिकॉर्न एवं गजेल की संख्या के लिहाज से अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। हुरून ग्लोबल 500 कंपनियों की संख्या के मामले में यह 5वें स्थान पर काबिज हुए। रूस और सऊदी अरब जैसे 9 देशों में एक भी यूनिकॉर्न नहीं है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के मुताबिक भारत में 138 यूनिकॉर्न, जिसमें 70 की शुरुआत भारतीय सह संस्थापकों ने की है, लेकिन इनके मुख्यालय भारत के बाहर हैं। वहीं कुल भारतीय स्टार्टअप में 68 यूनिकॉर्न का मुख्यालय देश में ही है। रूस और सऊदी अरब के अलावा जहां एक भी यूनिकॉर्न नहीं, उनमें पोलैंड, ईरान, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और रोमानिया है। यूनिकॉर्न का मूल्यांकन $1 अरब या अधिक होता है। इंपॉर्टेंट है, यूनिकॉर्न का जो मूल्यांकन होता है वह $1 अरब या अधिक का होता है, और गजेल का मूल्यांकन $50 करोड़ से $1 अरब के बीच में होता है। यानी गजेल बीच में इंपॉर्टेंट है कि गजेल का जो मूल्यांकन होता है वो $50 करोड़ से $1 अरब के बीच होता है, और जबकि यूनिकॉर्न का $1 अरब या उससे अधिक होता है। इसमें देखें 70 के मुख्यालय विदेश में है। तो दुनिया के 10 सबसे बड़े यूनिकॉर्न देखें तो इसमें है बाइट डांस, स्पेस एक्स, एंट ग्रुप, सीन, स्ट्राइप, वीवैक, डाटा ब्रिक्स, टेलीग्राम, रिवोल्ट और कैनिओवो। और सबसे बड़े निवेशक देखें तो सिक्विया कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, मैनेजमेंट व सॉफ्ट बैंक सबसे बड़े निवेशक, इन्होंने क्रमशः 238, 179 और 168 यूनिकॉर्न में निवेश किया है। भारत के आगे बढ़ने की संभावना, भारत व चीन अगले 5 वर्षों में हुरून ग्लोबल 500 की रैंकिंग आगे बढ़ने की संभावना बन रही है। फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अपना स्थान खो सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्टार्टअप बनने की रफ्तार घट रही है। आर्थिक सुस्ती के बावजूद शानदार प्रदर्शन। हुरून रिपोर्ट के चेयरमैन एवं मुख्य शोधकर्ता रूपर्ट हुगवेर्फ ने कहा, कोविड-19 शुरू होने के बाद 3 साल का इतिहास यूनिकॉर्न के प्रदर्शन के लिहाज शानदार रहा है। इस दौरान प्रतिदिन एक यूनिकॉर्न बने। आर्थिक सुस्ती के बावजूद एक साल में दुनिया में 500 से ज्यादा नए यूनिकॉर्न सामने आए हैं। यानी देश के शीर्ष 5 यूनिकॉर्न देखें तो बायोजू देश का सबसे बड़ा और दुनिया का 14वां बड़ा यूनिकॉर्न है। इसका मूल्यांकन जो $22 अरब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत देश में यानी अपने देश में जो सबसे बड़ा यूनिकॉर्न है वो बायजू का है, और यह विश्व का 14वां सबसे बड़ा यूनिकॉर्न है, और इसका मूल्यांकन जो है वह $22 अरब का है। ड्रीम 11 और स्विंगी यानी स्विगी जो है, ड्रीम 11 और स्विगी 8 अरब के मूल्यांकन के साथ देश के दूसरे सबसे बड़े यूनिकॉर्न है। ओला और रेजर पे तीसरे स्थान पर है, मूल्यांकन का जो है 7.5 अरब का है। ओयो 6.5 अरब के साथ चौथे, और क्रेट 6.4 अरब के साथ 5वें स्थान पर है। बायजू दुनिया भर के 10 यूनिकॉर्न में भी शामिल है, जिनके मूल्यांकन में कोविड-19 महामारी के पहले से ही भारी उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट की अन्य खास बातें देखें तो इसमें 1361 यूनिकॉर्न है। दुनिया भर के 48 देशों के 271 शहरों, जिनमें से 508 नए हैं। इसके बाद इसमें देखें तो ये जो $4,30,000 करोड़ इनका मूल्यांकन है, जो जर्मनी की जीडीपी से ज़्यादा। 171 यूनिकॉर्न फिनटेक क्षेत्र में हैं, जो सबसे अधिक हैं। 666 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका नंबर 1 पर, चीन 316 के साथ दूसरे स्थान पर है। यानी यूनिकॉर्न के मामले पर नंबर 1 अमेरिका है, जिसमें 666 यूनिकॉर्न है, और दूसरे स्थान पर जो है चीन है, जिसमें 316 यूनिकॉर्न है, और तीसरे स्थान पर भारत है, जिसके यूनिकॉर्न की संख्या भी हमने देखा कि भारत में जो यूनिकॉर्न है उसकी संख्या 138 हो गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का पहला यूनिकॉर्न जो था वो इनमोबी था, और भारत का 6वां जो यूनिकॉर्न बना था वह ओपन न्यू बैंक था। यह भारत का 6वां यूनिकॉर्न ओपन न्यू बैंक था, और जो है पहला जो था इनमोबी भारत का जो है यूनिकॉर्न बना था। और जानकारी से इसमें हम दे चुके हैं कि जो क्या स्थिति है इस रिपोर्ट के हिसाब से। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो कुक ने मोदी से कहा, तकनीक से भलाई के सपने में बनेंगे साझेदार। इसमें है एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बुधवार यानी 19 अप्रैल 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कुक ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, गर्मजोशी के स्वागत के लिए आपका धन्यवाद पीएम मोदी। हम तकनीक से भलाई के आपके सपने को पूरा करने में साझेदार बनेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा जा सकता है कि जो मुलाकात हुई है यानी पीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो यह जो सीईओ टिम कुक हैं, टिम कुक के बारे में पूछा जा सकता है। मुलाकात जो है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली महत्वपूर्ण व संक्षिप्त खबर देखें तो रिटायर्ड जजों को सुविधाओं के आदेश की अवहेलना पर 2 आला अफसर हिरासत में। हाईकोर्ट सख्त, वित्त विभाग के सचिव विशेष सचिव न्यायिक अभिरक्षा में आज होंगे आरोप तय। मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव भी तलब। रात में ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार। यह है मामला देख लेते हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व में प्रदेश सरकार को सेवानिवृत्त जजों, घरेलू नौकर समेत अन्य सुविधाएं बढ़ाने के मामले मुख्य न्यायाधीश के प्रस्तावित नियम को तत्काल अमल में लाने का निर्देश दिया था। इसमें झूठा हलफनामा दिया, बेवजह पड़े हैं अफसर हाईकोर्ट। सारी इसमें विस्तृत जानकारी है। इसके संदर्भित जो मामला है उसमें पूर्व की वीडियो में देखा जा चुका है। जो मामला है उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट मामला है। वह संक्षिप्त खबर इसमें देखें तो राज्यों को सुने बिना नहीं हो सकता फैसला। इसमें केंद्र सरकार यानी फैसला केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे शहरी कुलीन वर्ग की सोच कहना गलत। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं। समलैंगिक विवाह संबंधित इसमें आंकड़ा दिया गया है, यह जानकारी दी गई है।
जैसा कि हम जानते हैं समलैंगिक विवाह पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम यानी कोर्ट में 5 जजों की जो संविधान पीठ से सुनवाई कर रही है। इसमें और देखें तो इसमें कहा जा रहा है पुरुष और महिला के स्थान पर व्यक्ति का हो प्रयोग, ऐसा कहा जा रहा है। सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि विशेष विवाह अधिनियम को पुरुष और महिला शब्द को व्यक्ति के रूप में बदलकर लिंग तटस्थ बनाया जाना चाहिए। हालांकि पुरुष की शादी योग्य उम्र 21 वर्ष और महिला के 18 वर्ष से जुड़े प्रावधान के शब्दों को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस दलील को खतरनाक करार देते हुए पीठ ने कहा अब ट्रांसजेंडर की बात आती है तो समस्याएं होंगी। यानी पीठ ने कहा जब ट्रांसजेंडर की बात आती है तो समस्याएं होंगी। इसमें देखते हैं तो इसमें एनसीपीसीआर की दलील खारिज, जिसमें पीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी यही है एनसीपीसीआर या जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की इस दलील का खंडन किया कि समलैंगिक जोड़े को गोद लेने की अनुमति देने से बच्चे पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। पीठ ने कहा आज भी समलैंगिक जोड़ा या इसमें से कोई एक साथी बच्चा गोद ले सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो 2023-24 में $400 अरब पर पहुंच सकता है सेवाओं का निर्यात। इसमें है एसईपीसी ने कहा 2022-23 की तरह चालू वित्त वर्ष में भी जारी रहेगा वृद्धि का मजबूत रूप। इसमें है देश में सेवाओं का निर्यात 2023-24 में $400 अरब तक पहुंच सकता है। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी एसईपीसी ने उम्मीद जताई है। 2022-23 के दौरान सेवा निर्यात के उल्लेखनीय उछाल से उत्साहित एसईपीसी ने बुधवार 19 अप्रैल 2023 को कहा कि वृद्धि का मजबूत रूप जारी रहेगा। वाणिज्य मंत्रालय के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में देश का सेवा निर्यात 2021-22 के $254 अरब से 42% बढ़कर $322.72 अरब पर पहुंच गया है। यानी कहने का ऐसा हुआ कि 2021-22 में जो सेवा निर्यात था वह $254 अरब था और 2022-23 में जो है $322.72 अरब हो गया, अर्थात इसमें जो है 42% की वृद्धि हुई। इसमें और देखें तो एसईपीसी के चेयरमैन सुनील एच तलाती ने कहा सेवा क्षेत्र में $300 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था। अब यह $322 अरब पहुंच गया है। अंतिम आंकड़ा में यह $350 अरब पहुंच सकता है। यानी लक्ष्य जो इसमें $300 अरब था, वर्तमान में 322 है और जो इसकी पहुंचने की संभावना $350 अरब पहुंचने की संभावना है। महत्वपूर्ण खबर देखें इसमें तो रूस में बढ़ता निर्यात। इसमें बीते वर्षों भारत में रूस में निर्यात में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है। यानी बीते वर्षों भारत से रूस में यानी भारत द्वारा रूस में निर्यात में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। यानी भारत द्वारा जो सामान रूस में भेजा गया है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। इसमें देखें यह स्रोत जो है वाणिज्य मंत्रालय का है, 2022-23 के आंकड़े दिसंबर तक के हैं। तो इसमें 2018-19 में जो निर्यात किया गया रूस को भारत द्वारा 1.13%, 2019-20 में 1.49% और 2020-21 में यह घट गया। 2019-20 की अपेक्षा इसमें 1.49% रहा। पुनः यह बढ़कर के जो हुआ 21-22 में 1.61% और 2022-23 में यह सर्वाधिक हो गया 5.99%। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में जो रूस है वह भारत को सर्वाधिक तेल निर्यात करने वाला देश है। यानी भारत जो सर्वाधिक तेल आयात जो कर रहा है वर्तमान में वो रसिया के साथ कर रहा है। दूसरे स्थान पर इराक है। जबकि कारोबारी दृष्टिकोण से देखें तो भारत का जो सर्वाधिक कारोबार 2022-23 के सत्र में हुआ है, यानी 2021-22 के सत्र में भारत का कारोबार जो सर्वाधिक हुआ जिस देश का वह अमेरिका है, यानी पहले स्थान पर अमेरिका है। जबकि इस मामले में चाइना नंबर 2 पर हो गया है। इससे पहले चाइना नंबर 1 पर था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो भारत का कपड़ा निर्यात जो वर्ष 2021-22 में $44.4 अरब रहा, वर्ष 2030 तक $100 अरब के निर्यात लक्ष्य को पार कर सकता है। इसमें देखते हैं कपड़ा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना और 1 अप्रैल से लागू की गई वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना और 1 अप्रैल से लागू की गई नई विदेश व्यापार नीति यानी एफटीपी से टेक्सटाइल क्षेत्र में उत्पादन निर्यात और रोजगार के तेजी से अवसर पैदा होंगे। केंद्र सरकार ने 7 राज्यों 7 राज्यों इसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 5 सालों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें 7 राज्यों में उत्तर प्रदेश शामिल है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। महत्वपूर्ण व संक्षिप्त जानकारी देखें तो एप्पल सीईओ कुक ने कहा शिक्षा विनिर्माण में निवेश के लिए तैयार। इसमें है कुक ने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। अभी हमने देखा कि कुक ने भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। तो इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ट्वीट कर निवेश के लिए प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा हम भारत के भविष्य पर प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव के आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं और शिक्षा, विनिर्माण और पर्यावरण हर क्षेत्र में कदम बढ़ाने और निवेश करने के लिए हम तैयार हैं। वहीं पीएम मोदी ने कुक के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा आपसे तमाम मुद्दों पर बातचीत और भारत में हो रहे तकनीकी संचालित बदलावों पर चर्चा कर प्रसन्नता हुई। पीएम मोदी के बाद कुक ने केंद्रीय मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। वैष्णव ने ट्वीट किया टीम कुक के साथ मुलाकात में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्यात, इकोनॉमी, स्किल स्टेबिलिटी और महिलाओं के लिए रोजगार सृजन में एप्पल की भागीदारी पर चर्चा की गई। महत्वपूर्ण खबर देखें क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में महाशक्ति बनेगा देश, सुरक्षा में मिलेगी मदद। इसमें क्वांटम मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, खर्च होंगे 6,000 करोड़। इसमें कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जितेंद्र सिंह। इसको देखते हैं क्वांटम प्रौद्योगिकी में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी। क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में भारत को दुनिया की अग्रणी शक्ति बनाने के लिए सरकार इस मिशन को अगले 7 साल में 6,003.65 करोड़ यानी 6,003.65 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे स्वास्थ्य, फार्मा, संचार, रक्षा, ऊर्जा और डाटा सुरक्षा से मदद मिलेगी। भारत इस तरह की क्षमता रखने वाला 6 देशों यानी इस तरह की क्षमता रखने वाले 6 देशों यानी इस तरह की क्षमता 6 देश रखते हैं। अमेरिका, फ्रांस, चाइना, कनाडा, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कतार में शामिल हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जितेंद्र सिंह ने कैबिनेट बैठक के लिए में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। ऐसा हुआ कि इस तरह की क्षमता वाला भारत जो है 7वां देश बना है। महत्वपूर्ण खबर इसमें जो है सीमा पर बढ़ी चीन की गतिविधियां, तनाव बरकरार, चौकस रहे सेना। रक्षा मंत्री सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में राजनाथ बोले सीमा पर दुश्मनों के साथ ही राष्ट्र विरोधी संगठनों के खिलाफ भी सतर्कता जरूरी। सेना के सिम्युलेटर से की निशानेबाजी। इसमें देखते हैं
रक्षा सम्मेलन से जुड़ी प्रदर्शनी में हथियार से निशाना साधते राजनाथ सिंह यानी रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माना कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर तनाव बरकरार। उन्होंने बुधवार 19 अप्रैल 2023 को सेना के अर्धवार्षिक सम्मेलन में कहा, सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां बढ़ने से हालात तनावपूर्ण, इसे लेकर उन्होंने सेना के कमांडरों से निगरानी कड़ी करने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक उत्तरी क्षेत्र में चीनी सैनिकों की तैनाती बढ़ गई, जिसकी वजह से स्थिति तनावपूर्ण, यानी इसमें रक्षा सम्मेलन कुल महत्वपूर्ण, इसमें एक रक्षा सम्मेलन का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें जो है इसको देखते हैं तो NGT ने राजस्थान सरकार पर लगाया 100 करोड़ रुपए का जुर्माना। यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह जयपुर में कपड़ा छपाई उद्योग द्वारा कथित रूप से नदी के प्रदूषण सहित पर्यावरण को होने वाले नुकसान के लिए 100 करोड़ रुपए का अंतरिम मुआवजा दे। NGT की उपचारात्मक कार्रवाई की योजना बनाने और उसके देखरेख के लिए 10 सदस्यीय संयुक्त समिति की भी गठन किया और कहा कि मुआवजे की राशि का उपयोग पर्यावरण की बहाली के लिए किया जाना चाहिए। NGT इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। जैसा कि हम जानते हैं कि NGT जो है यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और ये आर्टिकल 21 यानी जो संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक जो संविधान में मौलिक अधिकार देंगे, उसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत NGT की स्थापना 2010 में की गई थी। महत्वपूर्ण ये है कि इसमें पूछा जा सकता है NGT ने अभी किस राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया है, तो वो राजस्थान सरकार है। और कहाँ पर किस लिए लगाया है, तो जो जयपुर में यानी जो पिंक सिटी है राजस्थान की जयपुर, वहाँ पर कपड़ा छपाई उद्योग द्वारा कथित रूप से नदी में प्रदूषण के कारण जो है उस पर राजस्थान सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है NGT ने। और इसका मुख्यालय हम जानते हैं दिल्ली में है, भारत की राजधानी दिल्ली में है। महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो भुवनेश्वर में होगा इंटर कॉन्टिनेंटल कप, भारत समेत 4 देश खेलेंगे। इसमें है तीसरे इंटर कॉन्टिनेंटल कप का आयोजन 9 से 18 जून तक भुवनेश्वर में होगा। भारत यानी टूर्नामेंट में भारत समेत 4 देशों की टीमें शिरकत करती हैं। इसमें लेबनान, मंगोलिया, वानुआतू टीमें शामिल हैं। लेबनान की टीम फीफा रैंकिंग में 99वें स्थान पर, जबकि भारत 101वें स्थान पर, वानुआतू 164वें और मंगोलिया की 183वीं रैंकिंग है। भारत ने 2018 में पहला संस्करण जीता था, लेकिन 2019 में अहमदाबाद दूसरे संस्करण में भारतीय टीम चौथे और अंतिम स्थान पर ही थी। 21 जून से होगी ग्लोबल शतरंज लीग, 6 टीमें शिरकत करेंगी। शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था FIDE और टेक महिंद्रा मिलकर ग्लोबल शतरंज लीग का आयोजन करने जा रहे हैं। यह लीग 21 जून से 2 जुलाई तक खेली जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि 21 जून को जो होगा वो विश्व योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, तो इसी दिन जो है 21 जून से होगी ग्लोबल शतरंज लीग, ये 6 टीमें करेंगे शिरकत, इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद प्रीमियम हैंडबॉल लीग में शामिल हुई उत्तर प्रदेश और गुजरात टीमें। इसमें प्रीमियम हैंडबॉल लीग यानी PHL का पहला सत्र शुरू होने में 2 महीने से भी कम समय से इसमें दक्षिण एशियाई हैंडबॉल संघ ने स्वीकृत और एशियाई हैंडबॉल संघ यानी AHF से संबद्ध PHL में 2 नई टीमें शामिल हो गई। लीग के उद्घाटन संस्करण में महाराष्ट्र आयरन मैन को शामिल करने के बाद PHL ने गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश और गर्वित गुजरात को क्रमशः दूसरी और तीसरी फ्रेंचाइजी बनाने की घोषणा की है। आगे इसमें देखें तो राजनाथ के बेटे पंकज सिंह बनेंगे साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष। इसमें दिया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और नोएडा से विधायक पंकज सिंह भारतीय साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष होंगे। नैनीताल में शनिवार को होने वाले चुनाव में पंकज सिंह अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार हैं। कार्यकारिणी के अन्य 24 सदस्य भी निर्विरोध चुने जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं, यानी 20 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इसमें देखते हैं। तो असम और अरुणाचल के बीच सीमा विवाद सुलझा। असम वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि PT एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूर्व के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद सुलझा, इसी पर आधारित क्वेश्चन जो था उत्तर प्रदेश PT एग्जाम यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित UPSC PT एग्जाम जो पूर्व की परीक्षा थी उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें है पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच दशकों से जारी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद बृहस्पतिवार का मतलब 20 अप्रैल 2023 को सुलझ गया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, यानी गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद केवल हैं। असम के मौजूदगी में असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के CM अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने राष्ट्रीय राजधानी में यानी दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों राज्य सरकारों में इस बात पर सहमति बन गई है कि 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह जो है गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई। कहां पर हुआ? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हुआ। और इसमें जो पार्टिसिपेट किए वो असम के CM हेमंत बिस्वा और अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने इसमें भाग लिया और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। और इसमें जो है 700 किलोमीटर से अधिक दोनों राज्यों की सीमा पर संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा, ऐसा सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और देख लेते हैं, हालांकि यह एग्जाम दृष्टिकोण से इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है CUET, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा था कि CUT का क्या रूप है। इसमें कई रूपों में देकर ये पूछा था, तो यहाँ लिखा जो है केवल इसी पर पूछ दिया कि CUT क्या है, इसका किस रूप में है इंग्लिश वर्ड में। तो ये CUET यह जो लिया गया इसका एंट्रेंस है, इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि CUT क्या है। और इसमें जो दिया है PG 5 मई तक आवेदन, परीक्षा 5 से 12 जून तक। यानी इसमें थोड़ा सा और देखें तो देश भर के विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, यानी इसका जो हिंदी रूप है संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी CUET है। PG का आयोजन 5 से 12 जून तक होगा। इसमें जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने बृहस्पतिवार को बताया कि अभ्यर्थी 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो जानकारी थी यही महत्वपूर्ण है। और इसमें देखें ऊपर वाली खबर को, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 700 किलोमीटर का सीमा विवाद 51 साल बाद सुलझा। इसमें गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर किए हस्ताक्षर इसमें दिया है गृह मंत्री अमित शाह, असम के CM शर्मा और मेघालय के CM पेमा खांडू समझौते के बाद। इसमें देखते हैं
पूर्वोत्तर के राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 1972 से जारी 700 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का बृहस्पतिवार को यानी 20 अप्रैल 2023 को पटाक्षेप हो गया। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पेमा खांडू राष्ट्रीय राजधानी में सहमति पत्र हस्ताक्षर। दोनों राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा से सटे 123 गांव संबंधित इस विवाद की समाप्ति के लिए बृहस्पतिवार को हुआ समझौता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनसांख्यिकीय रूपरेखा, प्रशासनिक सुविधा, सीमा से निकटता और निवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया। समझौते के तहत दोनों राज्य सरकारों ने इस बात पर सहमति बन गई कि 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में समझौता पूर्ण और अंतिम होगा। इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गांव समेत कोई दावा पेश नहीं किया जाएगा। समझौता के बाद सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा दोनों राज्यों की सीमाओं के सटीक निर्धारण के लिए दोनों राज्यों सरकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा। दरअसल असम कैबिनेट ने सीमा विवाद के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 12 क्षेत्रीय समितियों की ओर से की गई सिफारिशों को बुधवार को मंजूरी दी। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय गृह सचिव और केंद्र और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित है। दशकों से था विवाद, अब सब ठीक। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 1972 से सीमा विवाद था। आज हमने सभी विवादों को बातचीत कर सुलझा लिया। गृहमंत्री के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से विवाद सुलझ गया। यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें देखते हैं असम मेघालय ने मार्च 2022 में सुलझाया था सीमा विवाद। इसमें है इससे पहले मार्च 2022 में असम और मेघालय सरकारों ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले मार्च 2022 में असम और मेघालय जो था, इस बार जो है असम और अरुणाचल प्रदेश है। इससे पहले मार्च 2022 में असम और मेघालय सरकारों दो राज्यों के बीच 50 साल से चले आ रहे सीमा विवाद को समझौते के माध्यम से सुलझाया था। इसको देखते हैं। असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर से 2 माह पूर्व समझौते का मसौदा 21 जनवरी को गृह मंत्री को सौंप दिया था ताकि इस मसौदे को गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिल सके। दोनों नेताओं ने 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 पर विवाद सुलझा लिया है। यानी इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है असम और मेघालय में जो समझौता हुआ किनके बीच हुआ है। तो इसमें जो है यानी असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। इसमें जो है गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति मात्र थी, जैसे कि इसमें केवल उपस्थिति थी, उसी तरह से इसमें उपस्थिति रही है। महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाए गए चीतों का हुआ नामकरण। पीएम मोदी ने मन की बात में मांगे थे सुझाव। इसमें देखते हैं तो यह है वाटरबर्ग रिजर्व से लाई गई वयस्क मादा का नाम धीरा, वयस्क नर एक का उदय, दूसरे का प्रवास और तीसरे का पावक नाम रखा गया है। इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी KNP लाए गए चीतों का नामकरण किया गया। चीतों को लोकप्रिय बनाने और आम लोगों के बीच इन जीवों के प्रति संवेदनशीलता की भावना पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के दौरान इसके नामकरण के लिए लोगों को सुझाव देने के लिए कहा गया था। नामीबिया से लाई मादा चीता आशा का नाम आशा, शवाना का नाम नभा और तिबलिसी का धात्री और 4 शवकों को जन्म देने वाली सियाया का नाम ज्वाला रखा गया है। नर ओबान का नाम पवन, एल्टन का गौरव और फ्रेडी का नाम शौर्य रखा गया है। इसी तरह अफ्रीका में फिंडा गेम रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसी प्रकार अफ्रीका के फिंडा गेम रिजर्व से लाई गई वयस्क मादा का नाम दक्षा, वयस्क नर में से एक का वायु और दूसरे का अग्नि नाम रखा गया है। इसमें है माँ पेशु रिजर्व से लाई गई मादा को निर्वा नाम दिया गया है। कालाहारी के श्वालू रिजर्व से लाई गई वयस्क मादा को गामिनी, अल्पवयस्क को वीरा, वयस्क नर को तेजस, अल्पवयस्क को नर को सूरज नाम दिया गया है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार 20 अप्रैल 2023 को बताया कि नाम सुझाने के लिए हुई प्रतियोगिता में 11,565 लोगों ने भाग लिया। एक चयन समिति के सुझाव पर नामों में से महत्व और प्रासंगिकता के आधार पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के लिए नामों का चयन किया गया। यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट है वह दक्षिण अफ्रीका से भी चीते लाए गए, और जो दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए वो इन सबों का नाम है कि फिंडा गेम रिजर्व से लाए गए थे दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद जो है माँ शेपू रिजर्व से लाए गए थे। इसके बाद कालाहारी के श्वाली रिजर्व से लाए गए थे चीते, जो ये दक्षिण अफ्रीका की रिजर्व हैं, और नामीबिया से लाया गया था। और ये सभी जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी KNP, वेरी इंपॉर्टेंट है, KNP जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ इनको रखा गया, छोड़ा गया। देखते हैं तो दक्षिण अफ्रीका से लाए 12 चीतों अनुकूलन बाड़ों में छोड़े श्योरपुर। फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 12 चीतों को 2 महीने तक क्वारंटीन बाड़ों में रखने के बाद 17 से 19 अप्रैल के दौरान कूनो के अनुकूलन बाड़ों में छोड़ा गया। दक्षिण अफ्रीका में 18 फरवरी को 7 नर और 5 मादा चीतों को लाया गया था। अनुकूलन बाड़ों में चीते खुद शिकार करेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक JS चौहान ने बताया, पशुपालन एवं डेयरी विभाग यानी DAHD से मंजूरी मिलने के बाद 12 चीतों को अनुकूलन बाड़ों में छोड़ दिया गया। 1 महीने तक चीतों के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से इन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अगला इसमें देखें तो स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट में उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही धमाका। इसमें दिया है 39 किलोमीटर ऊंचाई धमाके से मैक्सिको की खाड़ी में गिरा। लॉन्चिंग के बाद स्टार बेस में धमाका। ये जो है बोका चिका है। एलन मास्क की कंपनी SpaceX ने मंगलवार के सफर की एक कदम आगे बढ़ाने के सपने दूसरी बार झटका लगाया है। टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट परीक्षण उड़ान के 4 मिनट बाद धमाके के साथ टुकड़ों बढ़ गया। धमाका पृथ्वी करीब 39 किलोमीटर ऊंचाई पर हुआ। बीते सोमवार को इसका प्रक्षेपण टाल दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखें, G20 भारत बढ़ा रहा है ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज़, कंबोज। इसमें देखें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि G20 अध्यक्षता में भारत ने वैश्विक दक्षिण और विकासशील देशों की चिंता को ऊंची आवाज में दुनिया को सुनाया है। उन्होंने विकास के लिए वित्त पोषण पर ECOSOC फोरम में बोलते हुए कहा कि जनवरी 2023 हमें वैश्विक दक्षिण सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसमें 125 देश शामिल हुए। इसके बाद कंबोज ने UN में कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अभी तक अफ्रीकी देशों की तरफ से सबसे ज़्यादा सहभागिता देखी गई। इसमें दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, इजिप्ट, नाइजीरिया, अफ्रीकन यूनियन के सदस्य देश, अफ्रीकी विकास संघ आदि शामिल हैं। इस दौरान भारत में वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों की आवाज़ मुख्यतः से उठाई गई है।
अगली इसमें महत्वपूर्ण खबर है, घातक लू से 90% भारतीयों को बीमारियों का खतरा। इसमें अध्ययन जलवायु परिवर्तन से भारत एसडीजी लक्ष्यों से दूर। इसमें है, ऐसे वक्त जब देश के कई हिस्से पहले ही बढ़ते तापमान की चपेट में, घातक लू की वजह से करीब 90% भारतीयों पर रोगों, भोजन की कमी और मौत के खतरे बढ़े हैं। 2022 में जलवायु परिवर्तन के साथ लू ने काफी नुकसान पहुंचाया था। इस वजह से भारत सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को हासिल करने में पिछड़ रहा है। यह दावे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को जारी अध्ययन में किया गया है। इसमें एसडीजी का मतलब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसको 2015 से 2030 तक के लिए लागू किया गया है। और इसमें जो कुल 17 गोल दिए गए हैं, और यह 2030 तक 2015 में इसको लागू किया गया और 2030 के लिए बनाए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलप गोल यानी गोल जो है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो पहला यानी एसडीजी 1 जो है गरीबी से संबंधित है, दूसरा भूख से, तीसरा जो है स्वास्थ्य से, चौथा शिक्षा से, पांचवां समानता से, छठवां पानी से, सातवां ऊर्जा से, आठवां आर्थिक विकास से, नौवां उद्योग से, 10वां असमानता से, 11वां टिकाऊ शहर से, 12वां उपभोग उत्पादन से, 12वां जलवायु परिवर्तन से, 14वां पानी में जीवन से, और 15वां भूमि में जीवन से, और 16वां शांति न्याय के संस्थान से, और 17वां भागीदारी से। इस बात आधारित क्वेश्चन पीटी एग्जाम 2022 में पूछे जा चुके हैं। यानी इसमें देखें तो इस अध्ययन में वर्ष 2021 से 2021 के दौरान एसडीजी हासिल करने के लिए भारत के प्रदर्शन और भीषण मौसम के हालात का साझा मूल्यांकन किया गया। सामने आया कि भारत 17 में से 11 लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहा। भूखमरी यानी इसमें जो भूखमरी खत्म करने, अच्छा स्वास्थ्य हासिल करने, लैंगिक समानता लाने, उचित कार्य व आर्थिक विकास, उद्योग, इनोवेशन, बुनियादी ढांचा, असमानता मिटाने और पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों में प्रगति धीमी हुई है। अध्ययन का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर रमित देवनाथ के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन के नुकसान के राष्ट्रीय सूचकांक यानी CVI के हालात को आंकता है और निपटने की योजना बनाता है। अगला इसमें देखें तो यमन में रमजान में दान लेने पहुंचे लोगों में भगदड़, 85 मरे। यानी भगदड़ कहाँ हुआ? यमन में हुआ। यमन की राजधानी सना, यानी सना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यमन की राजधानी सना में रमजान के पवित्र माह में वित्तीय मदद बांटने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम भगदड़ मचने से कम 85 लोगों की मौत हो गई। में देखें तो गंभीर हालत में मिले भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू। इसमें है, नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत से एक गहरी हिमदरार में गिरने के बाद सोमवार को लापता हुए भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू 34 वर्ष बचावकर्ताओं गंभीर हालत में जिंदा पाए गए हैं। यानी नोटिस पॉइंट का नाम जो अनुराग मालू है, जो अन्नपूर्णा पर्वत पर 34 में दरार में गिर गए, लेकिन बचाव कर्मियों द्वारा इनको जिंदा पाया गया। नेपाल के अन्नपूर्णा पर्वत से हिमदरार में गिरने के बाद सोमवार को वे थे लापता। सुरक्षित बचाई गई बलजीत कौर कोरोना संक्रमित। इसमें महत्वपूर्ण खबर देखें तो सूडान में अब 300 से ज्यादा मौतें। संयुक्त राष्ट्र की ईद पर युद्ध विराम की अपील, हिंसा कम होते ही अपनों को निकालने की कोशिश में भारत। यानी इसमें देखें एस जयशंकर और शमीक शौके हैं। मृतक भारतीय का शव अस्पताल में सुरक्षित। इसको देखते हैं। सूडान में फंसे भारतीयों की संख्या पर बागची ने कहा, वहां फंसे हुए भारतीयों के लिए एक तंत्र बनाया गया ताकि अंदाजा लग सके कितने लोग वहां फंसे हुए, लेकिन बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी संकट की वजह से यह तय नहीं हो पा रहा है कि वहां कितने भारतीय वास्तव में फंसे हुए। सुरक्षा कारणों से सटीक संख्या और भारतीयों की मौजूदगी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी के साथ संपर्क बना हुआ है। कतर से नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों की रिहाई के लिए काम कर रहा है भारत। इसमें सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच जारी संघर्ष में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने ईद को देखते हुए दोनों पक्षों से 3 दिन के लिए विराम की अपील की। वहीं संकट से इलाके में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयासों के तहत विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंच गए। उन्होंने बृहस्पतिवार संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस और मिस्र के विदेश मंत्री शमह शौके के साथ सूडान में फंसे भारतीयों सहित दूसरे देशों के नागरिकों सुरक्षित निकासी के उपायों पर चर्चा की। इसमें महत्वपूर्ण खबर है, कई देशों में नजर आया साल का पहला सूर्य ग्रहण। यह जो है यानी 20 अप्रैल 2023 का यह न्यूज है। साल का पहला सूर्य ग्रहण यानी बृहस्पतिवार 20 अप्रैल 2023 को भारत को छोड़ ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया समेत कई देशों में नजर आया। यह एक हाइब्रिड ग्रहण था जो कई साल में एक बार नजर आते हैं। दरअसल जब हमारी पृथ्वी की वक्र के कारण वलयाकार ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण में बदल जाता है तो वह घटना हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहलाती है। सुबह 7:04 पर शुरू हुआ ग्रहण दोपहर 12:29 पर खत्म हुआ। क्वाड जैसे समूह में भारत के साथ काम करते रहेंगे अमेरिका। इसमें दिया है चीन को घेरने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान से बने क्वाड में जो है देश यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है भारत है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। जैसे संगठन में भारत के साथ मिलकर अमेरिका ने काम करने का संकल्प जताया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जिन पियरे ने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन आर्थिक विकास और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड जैसे समूह भारत के साथ मिलकर काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। खबर इसमें देखें तो इसमें है, विधान परिषद के 9 मनोनीत सदस्यों ने ली शपथ। इसमें है, लखनऊ विधान परिषद के 9 मनोनीत सदस्यों ने शुक्रवार को विधान भवन में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हाल में शपथ ली। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह यानी जो विधान परिषद के जो सभापति हैं वह सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं, उन्होंने शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में MLC रजनीकांत माहेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी निर्मल, तारिक मसूद, राम सूरत राजभर और हंसराज विश्वकर्मा शामिल रहे। इस अवसर पर विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह, मीडिया प्रभारी अमित उपाध्याय, योगेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। शपथ लेने के बाद 9 मनोनीत सदस्य ग्रुप फोटो खिंचवाते हुए। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो 12 साल बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री आएंगे भारत। इसमें भारत के न्योते को बिलावल ने किया स्वीकार। SCO की बैठक में लेंगे हिस्सा। और इसमें पाकिस्तान से 12 साल बाद कोई विदेश मंत्री भारत का दौरा करेगा। पड़ोसी मुल्क के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 4 और 5 मई को गोवा में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को भारत से मिला न्योता स्वीकार कर लिया। इससे पहले साल 2011 में हिना रब्बानी खार भारत आई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।